अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा का यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशमीन जमाल। आज बात करेंगे कुछ मौलाना फजल रहमान की। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान की सियासत का एक ऐसा नाम जिससे मैं समझती हूँ कि शायद ही कोई शख्स जो कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स को फॉलो करता होगा वो नावाकिफ नहीं हो सकता। एक बहुत ही सीनियर सियासतदान, जीरक सियासतदान, एक ऐसे सियासतदान जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत दूर तक की निगाह रखते हैं, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं मामलात के ऊपर, और उनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल एक सिस्टम है उसकी, और वो अपने कार्ड्स हमेशा बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं जब हम बात करते हैं सियासत की, और जो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है उसको लेके थोड़ा सा एक ब्रीफ सा रिकैप कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान की सियासत का। उन्होंने प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में स्टेप इन किया एक बहुत यंग एज में। वो 26 साल के थे जब वो अपनी जमात के जेयूआई के अमीर बने उनके वालिद के इंतकाल के बाद। 1981 में एमआरडी जो मूवमेंट थी उसकी वजह से वो लाइमलाइट में ज्यादा आए, वो सामने नजर आना शुरू हुए, और ये उन सियासतदानों में गिने जाते थे जिन्होंने ज़िया रजीम का साथ नहीं दिया। क्योंकि ये कहा जाता है, उस वक्त जो सीनियर तजियाकार भी हैं, और अगर आप हिस्टोरिकली उठाकर देखें कि उनके वालिद अपनी हयात में ये फैसला करके गए थे कि ज़िया रजीम को सपोर्ट नहीं करना, और मौलाना ने भी और उनके इंतकाल के बाद उसी जो उनकी नसीहत थी, वसीयत थी, उसको फॉलो किया, और वो ऑपोजिशन का हिस्सा बनने में को उन्होंने प्रेफर किया। सो बेसिकली उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का आगाज जो है वो ऑपोजिशन बेंचेस से किया। उसके बाद भी अगर हम देखें 1988 में वो पहली दफा मेंबर नेशनल असेंबली बने। वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ओहदों पर रहे हैं जिसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा भी शामिल है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एक रीसेंट रिकैप कर लें मौलाना की सियासत का, तो 2002 में मौलाना एमएमए के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। जेयूआई जो है वो एमएमए जो अलायंस है उसका हिस्सा थी। 63 सीट्स हासिल करने में एमएमए कामयाब हुई, और उस वक्त की जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप में इम्पोर्टेंस की, तो एमएमए मौलाना ऑफ कोर्स इंक्लूडेड थर्ड बिगेस्ट पार्टी बनकर सामने आई इलेक्शंस के बाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद। अच्छा, 2002 में दोबारा से 2008 में दोबारा से इलेक्शंस जो हैं वो भी अगेन एमएमए के प्लेटफॉर्म से हुए। 2008 में जमात इस्लामी जो कि एक बड़ी जमात है एमएमए की, वो एमएमए के प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं थी। तो 2008 में 8 सीट्स लेने में कामयाब हुई जेयूआई मेजोरिटी, क्योंकि जाहिर है एमएमए में जमात इस्लामी नहीं थी, तो ये नशिस्तें सारी मौलाना की जमात की थी। अच्छा, 2008 से लेकर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप जो है वो जेयूआई के हिस्से में आई, और फिर एक बड़े तवील अरसे तक 2017-18 तक जो है वो ये कमेटी जो है ये मौलाना के पास रही। ना सिर्फ जेयूआई के पास रही बल्कि मौलाना फजल रहमान खुद चेयरमैन रहे कश्मीर कमेटी के। अच्छा, 2008 में कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप के साथ साथ उनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत भी थी। 2013 में दोबारा से जब इलेक्शंस हुए, अगेन जमाते इस्लामी जेयूआई जो है वो उसमें इंडिपेंडेंटली उन्होंने कंटेस्ट किया। जमाते इस्लामी के साथ जो मामला थे वो सही नहीं चल रहे थे, एमएमए का प्लेटफॉर्म जो है वो उस वक्त एक्टिव नहीं था, तो ये खुद से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। 15 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुए। एंड अगेन जैसे मैंने कहा कि 2008 में भी से लेकर ऑनवर्ड्स आगे 2013 तक भी के बाद भी जो इलेक्शंस के बाद जो सिनारियो बना, उसमें भी कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप मौलाना के पास थी। हाउसिंग एंड वर्क्स की वजारत मौलाना की जमात अकरम दुरानी उसके वजीर रहे। उसके अलावा टूरिज्म की जो मिनिस्ट्री है वो भी कुछ अरसा जमीयत उलमा इस्लाम के पास रही। पोस्टल सर्विसेज की जो स्टेट मिनिस्टर थे वो भी, उनका ताल्लुक भी गफूर हैदरी साहब थे, जेयूआई से उनका ताल्लुक रहा। तो उस पूरे सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो मौलाना जो है वो बड़े प्रोमिनेंट पॉलिटिकल, ना सिर्फ पॉलिटिकल प्लेयर थे बल्कि मौलाना के बड़े अहम स्टेक थे उस सिस्टम के अंदर। मौलाना की से थी, चाहे उससे पहले कभी एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रही हो, एज चेयरमैन कश्मीर कमेटी रही हो, एज किसी भी हुकूमत के जैसे नून लीग के केस में इत्तेहादी की हैसियत से इंपॉर्टेंस रही हो। फिर अगर वजारतों की बात करें, नंबर ऑफ सीट्स के साथ अगर कंपेयर करें तो ये बहुत बड़ी बात कि उनको वजारतों में भी कैबिनेट के अंदर भी हमने देखा कि उनको शेयर मिलता रहा। अच्छा, 2018 आता है, दोबारा इलेक्शंस होते हैं, एमएमए का प्लेटफॉर्म, ये भी रिसेंट इवेंट्स हैं, दोबारा से एक साथ होता है, एक्टिव होता है। जमात इस्लामी भी एमएमए के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट करती है, और 15 नशिस्तें एक मरतबा फिर से हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं एमएमए के प्लेटफॉर्म से ये लोग। जमात इस्लामी को उन 15 नशिस्तों में से एक कौमी असेंबली की नशिस्त मिलती है, और जो बाकी 14 नशिस्तें हैं
वो अगेन JUI के हिस्से में आती है। तो अगर एवरेज की बात करें, पैटर्न की बात करें, तो जमीयत उलमा इस्लाम की अभी भी ठीक ठाक प्रेजेंस है नेशनल असेंबली के अंदर, ऑपोजिशन बेंचेस में बैठ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान को खुद को ऑपोजिशन के अंदर कम से कम मीडिया की हद तक तो एक इम्पॉर्टेंट लीडर वो लोग कहते हैं कि ये बहुत अहमियत के हामिल है, हमारे लिए मशवरा लिया जाता है, ऑपोजिशन हल्के बार बार मशवरा भी करते हैं। तो फिर मौलाना का ये जो इस्तराब है, ये जो बेचैनी है, उसकी वजह क्या है? क्यों मौलाना इतने बेकरार हैं? मौलाना इतने ज्यादा एंटी इमरान खान क्यों है? मौलाना के बारे में ये कहा जाता है कि मौलाना सियासत में बंद दरवाजे नहीं होते, इस चीज को भी बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग भी अपने इन सिस्टम्स के अंदर रहते हुए बड़े अच्छे तरीके से करते रहे। तो फिर आखिर अब ऐसा क्या है कि इलेक्शंस के दौरान मौलाना यहाँ तक भी कहते रहे कि इमरान खान को वोट देना हराम है। उससे अगर थोड़ा सा आगे चले जाएं, अब की अगर बात आए तो कोई किसी किस्म की मीटिंग हो, कहीं पर कोई धरना हो, कोई एजिटेशन हो, कोई सिट इन हो, कोई पब्लिक मोबिलाइज करने की बात हो, प्रोटेस्ट की बात हो, मौलाना की जबान पर एक ही मुतालबा है, और वो ये है कि इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा किया जाए। अभी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें भी मैंने आपके साथ खबर शेयर की, एक बहुत तवील देर के लिए इस बात पर इन कैमरा ब्रीफिंग जो इन कैमरा मीटिंग थी उसके अंदर भी ये बहस चलती रही, और बाकी जमातों ने इत्तेफाक नहीं किया कि मौलाना का मुतालबा ये था कि हमारा पहला जो डिमांड होनी चाहिए हमारी एलामिया के अंदर, वो यही होनी चाहिए कि हम इमरान खान का के इस्तीफे का मुतालबा करना चाहते हैं, जिससे बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने इत्तेफाक नहीं किया। अब इत्तेफाक क्यों नहीं किया वो भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा स्टेक है सिस्टम के अंदर। जरदारी साहब तो बड़े क्लियर हैं कि बहुत सीरियस किस्म की कन्फ्रंटेशन इदारों के साथ वैसे भी वो समझते हैं कि नहीं की जानी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का जो मामला है वो भी हम सबके सामने है। मौलाना फजल रहमान एक बहुत रिजिड स्टैंड लेते हुए दिखाई देते हैं, और एक मियां नवाज शरीफ बहुत रिजिड स्टैंड लेते हुए दिखाई देते हैं। और मियां नवाज शरीफ के केस में भी यही बात है कि बहुत सारी नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक अच्छी मेजोरिटी रखती है, एक अच्छा नंबर रखती है सीट्स का, कौमी असेंबली के अंदर भी, पंजाब असेंबली के अंदर भी। तो फिर क्यों मियां नवाज शरीफ भी कभी कभी बहुत सख्त लाइन देते हैं? सो इन दोनों पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में इस वक्त मैं समझती हूँ कि जो मामला है वो ये है कि ये दोनों खुद पर्सनली सिस्टम का हिस्सा नहीं है, सिस्टम से बाहर है। क्योंकि 2018 के इलेक्शंस में 15-14 नशिस्तें तो जरूर मिली JUI को, लेकिन जो बाकी इलेक्शन से डिफरेंट बात हुई वो ये हुई कि मौलाना खुद कोई भी नशिस्त हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। और मियां साहब का जो मामला है वो तो हम सबके सामने है ही। तो ये शायद एक वजह है इतनी ज्यादा कड़वाहट की, इस एक्सट्रीमिस्ट रवैये की, कि और किसी चीज पर बात ही नहीं हो सकती। अगर बात होगी तो सिर्फ इस बात पर होगी कि इमरान खान इस्तीफा दे दें, वरना तो बीच में कोई और मामला नहीं हो सकता। तो ऑपोजिशन पार्टीज जब मिलकर बैठती हैं इस दौर में, मीडिया ऑप्टिक्स के लिए बैठती हैं, सबके अपने अपने मसाइल हैं। नून लीग अपने कानूनी मसाइल में उलझी पड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कानूनी मसाइल है, एट द सेम टाइम उनके पास सिंध हुकूमत भी है। पीपल्स पार्टी को इस बात का इदराक भी है कि इलेक्शंस दोबारा हों भी अगर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से आगे शायद जाने की पोजीशन में नहीं है। सो मैक्सिमम जो वो अचीव कर सकते हैं वो उनके पास ऑलरेडी है। तो मौलाना के जो इस तरह के मुतालबात हैं वो फिर उनके साथ खड़ी होती हुई दिखाई नहीं देती है। सो आई थिंक कि मौलाना ने धरना करके भी देख लिया, इस्लामाबाद आके भी देख लिया, ऑपोजिशन को मोबिलाइज करने की कोशिश करके भी देख ली, लेकिन मौलाना का साथ भी कोई नहीं देता। मौलाना जो चाहते हैं उसका नतीजा भी कोई नहीं निकल रहा, और शायद निकलेगा भी नहीं, जो कि अभी तक की सिचुएशन है। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में मौलाना जो है वो इस बात को अंडरस्टैंड करके कि इस सिस्टम, इस हुकूमत को फिलहाल चलने देने में ही बेहतरी है, मौलाना बैक सीट पर चले जाएंगे या मौलाना मजीद एजुटेशन या कन्फ्रंटेशन की बात करेंगे। लेकिन आखिर में एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि मौलाना फजल रहमान अगर ये वाकई समझते हैं कि ये हुकूमत सिलेक्टेड है, ये हुकूमत इम्पोज्ड है, मुसल्लत की गई है, इस हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं है, इन लोगों को हुकूमत में नहीं होना चाहिए, इलेक्शंस कॉल होने चाहिए, ये असेंबली डिसॉल्व होनी चाहिए, तो जो छोटा सा स्टेक अभी भी मौलाना का इस सिस्टम में है, मौलाना को लीड बाय एग्जांपल करना चाहिए। पहले उस सिस्टम, उस स्टेक को जो है वो विड्रॉ करना चाहिए। उनके बेटे के पास कौमी असेंबली की एक नशिस्त है, उनके भाई पार्लियामेंटेरियन हैं, उनकी जमात के दीगर अराकीन के पास नशिस्तें हैं, वो कौमी असेंबली के मेंबर्स हैं। तो मौलाना का जो ये लिमिटेड स्टेक अभी भी है इस सिस्टम के अंदर, मौलाना पहले उसको विड्रॉ करें, और फिर उसके बाद अगर मौलाना एजुटेशन करना चाहें, सड़कों पर आना चाहें, वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स की बात करें, वो इस्तीफे का मुतालबा करें, तो फिर उनके मुतालबे की लेजिटिमेसी जो है उसके अंदर भी इजाफा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा, बहुत शुक्रिया।